बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ई कॉमर्स ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स फॉर बिजनेस ओनर्स। आज हमारा चौथा सेशन है। आज का जो सेशन है, यहाँ से हम अपनी हार्ड स्किल्स की इब्तिदा कर रहे हैं। ठीक है। उस हार्ड स्किल्स में अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम काम कर रहे होंगे तो हम तो बिल्कुल मुब्तदी हैं, तो हमें कदम कदम पर किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें रहनुमाई की ज़रूरत है। और तमाम फेजेस पे काम करने के लिए अपने अपने एक स्टोर को स्टार्ट से लेकर प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक और एक उसको सक्सेसफुल स्टोरी बनाने के लिए हमें बहुत सारे मराहिल से गुजरना गुजरना पड़ेगा। वो जो बहुत सारे मराहिल हैं, जो रहनुमाई दरकार है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? आज के सेशन का जो थीम है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है। तो ये फोकस्ड है बिजनेस के लिए। टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक अवेलेबल बेस्ट अपडेटेड चैटबॉट जो वो हमारे लिए क्या है, वो चैट जीपीटी है। ठीक है। तो लेकिन आप सेम प्रॉम्प्ट किसी और टूल के से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कर रहे हैं। तो हम अपने बिजनेस के बारे में ये सोचें कि आज हमारा पहला दिन है, लेकिन इस बिजनेस को हमें क्या बनाना है? एक कामयाब स्टोरी बनानी है, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है। सक्सेसफुल बिजनेस का मतलब क्या होगा? कि हम कुछ ना कुछ पैसे बचा रहे होंगे। अगर हम अपने बिजनेस को ब्रेक इवन पे भी लेके जाते हैं, जिसमें हमारे अखराजात और आमदनी दोनों बराबर हों, तो भी ये सक्सेसफुल बिजनेस के कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन हमारे जो इकदामात होंगे, यानी हमारे जो स्टेप्स होंगे, जो इकदामात होंगे, जो हम आगे कदम उठाएंगे, वो क्या करेंगे? हमारी हिकमत अमली, हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस क्या बने? सक्सेसफुल बने। सक्सेसफुल का मतलब क्या है? सक्सेसफुल का मतलब यह है कि हमारे अखराजात के मुकाबले में हमारी आमदनी ज़्यादा हो। और स्ट्रगल करने का मतलब क्या है? हमारी आमदनी के मुकाबले में हमारे अखराजात ज़्यादा होंगे। तो छः बड़े मराहिल हैं, छः फेजेस हैं, जिनमें हमें यानी जिनकी हमें मनसूबाबंदी करनी है। पहला जो फेज़ है स्टार्टअप एंड प्लानिंग का, हमें इसके बारे में हार्ड स्किल्स चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स तो आई गई हैं कि भाई स्टार्टअप के लिए क्या चाहिए, ई कॉमर्स क्या होता है, ये सब कुछ हमें आ गया, पता चल गया। अब हम जा रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अब हम प्लानिंग की बात नहीं कर रहे, अब हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की बात करें। तो लेकिन हमें एग्जीक्यूट करने के लिए अपना पूरा प्लानिंग का डॉक्यूमेंट बनाना है। तो यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे? पहला फेज क्या है हमारा? हमारा फेज वन क्या है? स्टार्टअप एंड प्लानिंग। हमारा फेज टू क्या है? प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्सिंग। तो पहले हम स्टार्टअप एंड प्लानिंग पे काम करेंगे और उस पर देखेंगे कि हमें कौन कौन से किस किस कैटेगरी में रहनुमाई चाहिए और उसके लिए कौन कौन से इफेक्टिव प्रॉम्प्ट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो सारे प्रॉम्प्ट्स भी आपके लिए लिख दिए हैं। अगर 3 4 5 लिखे हैं तो आप 50 और लिख दें। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें हर फेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है। दूसरा, हमें फेज टू जो हमारा है वो क्या है? प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्सिंग का। हमें एक डॉक्यूमेंट इसका तैयार करना है और ये हमारा फेज टू है। फेज थ्री हमारा क्या है? हमारा फेज थ्री क्या है? स्टोर सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन का डॉक्यूमेंट रेडी करना। क्योंकि स्टोर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपकी प्री नॉलेज क्या होनी चाहिए उसके बारे में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जितनी बात हो रही है, अगर आपको वो रिपीटेटिव वर्ड्स मिलें तो आप इससे परेशान ना हो कि ये शायद आपने पढ़ लिया, नहीं, उसकी आपने सॉफ्ट नॉलेज ली है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? हार्ड स्किल्स की बात कर रहे हैं। चौथी जो स्किल्स हैं, चौथा फेज जो है वो क्या है हमारा? मार्केटिंग एंड ग्रोथ। स्टोर है, उसकी हम तशहीर और उसको हम अपने बिजनेस में इजाफा कैसे करें। पांचवा जो काम है वो क्या है? मार्केटिंग में लोगों को पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इससे हमारा काम मुकम्मल नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? हमें वो लोग जो जिनको हमारे स्टोर के बारे में मालूम हो चुका है, हमें उनको कन्वर्ट करना है किस में? सेल्स में। यहाँ पे ये सेल्स फनल नज़र आ रहा है कि वो लोग जिनको वो उस फनल में आ गए हैं हमारे, जिनको मालूम हो गया है कि हम क्या कर रहे हैं, अब हमें उनको कन्वर्ट करना है किस में? सेल में कन्वर्ट करना। और छठा फेज ये है कि एक पोजीशन हमने हासिल कर ली है अपने बिजनेस में। अब वो पोजीशन क्या है? कि अब हम प्रॉफिट में हैं। वी आर मेकिंग सम प्रॉफिट, 1% ही सही, लेकिन वी आर मेकिंग सम प्रॉफिट। 1 2 3 4 5% जितना भी आप बना रहे हैं। तो अब क्या है? अब उस बिजनेस की स्केलिंग पे बात करनी है। इसका डॉक्यूमेंट कि वो जो काम हम फलाना इलाके में, फलाना जगह पे, फलाना रीजन में, फलाना कैटेगरी में, फलाना नीश में कर रहे हैं, अब हम इसको मजीद कैसे स्केल कर सकते हैं। अभी हम अकेले कर रहे हैं और कितने लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं। ये सारा स्केलिंग से मुताबिक है। तो क्या कहते हैं, ये पूरी पिक्चर हमारे सामने आ रही है इसमें। ठीक है। ये वो 6 फेजेस हैं जिसकी जो एग्जीक्यूशन के लिए जिसके लिए हमें हार्ड स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो एग्जीक्यूशन के लिए आपको कॉन्क्रीट गाइडेंस चाहिए। आपको ऐसी रहनुमाई चाहिए कि आपको
आपको पता हो कि फेज वन के अंदर, चूंकि मेरा फेज वन ये है, तो फेज वन में मुझे क्या चाहिए, फेज टू में मुझे क्या चाहिए, फेज थ्री, फेज फोर, फेज फाइव, फेज सिक्स में मुझे क्या करना है। तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट राइटिंग करनी है, आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट क्या चीज़ है? प्रॉम्प्ट चैट रोबो या जो चैट इंजन्स हैं, जो एआई के चैट वर्जन्स हैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, उस चैट इंजन से आप इफेक्टिव रिजल्ट्स हासिल कर सकें, उसके लिए आपको जो इंस्ट्रक्शन देनी है उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपके पास 100 से ज्यादा फ्रेमवर्क हैं, उनमें से ये एक फ्रेमवर्क है। ये ओनली फ्रेमवर्क नहीं है, ये वन ऑफ देम है। ठीक है। और इस फ्रेमवर्क को याद रखने के लिए इसका कोई नाम नहीं है, ये कोई कोई किताबी चीज नहीं है। जिन लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे काम किया है, उन लोगों ने यानी इसको आसानी से याद रखने के लिए उन्होंने इस फ्रेमवर्क के लिए क्या क्या सजेस्ट कर दिया कि ये क्या है, क्राफ्ट फ्रेमवर्क है। क्योंकि जो 100 फ्रेमवर्क्स हैं, हर किस्म के काम के लिए, मुख्तलिफ कामों की नौयत के एतबार से आपको मुख्तलिफ चीज़ें दरकार होंगी। तो क्राफ्ट फ्रेमवर्क में सी क्लियर टास्क, ठीक है, हमें क्या बताना है, एआई को क्या बताना है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट वी वांट, वो हमें बताना है। हमें अपनी टास्क को क्लियर करना है कि एक्चुअल हम क्या चाहते हैं। जितनी जितना स्पेसिफिक हम करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। राइट। दूसरी चीज हमें क्या बतानी है, रोल डिफाइन करना है। रोल क्या, रोल का मतलब यह है कि हु शुड द एआई एक्ट एज। ठीक है। लेट्स से हमें अगर मेडिकल एडवाइस चाहिए, तो मेडिकल एडवाइस के लिए एआई एज क्या एक्ट करे, एक्ट एज फार्मासिस्ट। अगर हमें मेडिसिन की चाहिए और हमें डायग्नोस करना है, तो हमें एक्ट एज डॉक्टर। डॉक्टर में हमें स्पेशलिस्ट चाहिए, हमें कंसल्टेंट चाहिए, हमें कोई जो भी आपको एज रोल प्ले कराना है वो रोल आप डिफाइन कर दें। राइट। तीसरी चीज क्या है, वो ऑडियंस है, हु इज इट फॉर। तो लेट्स से अगर हमें ही नहीं मालूम, तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला हो रहा है ना। तो इफ यू डोंट हैव दैट बेसिक कॉमन इंटेलिजेंस विच कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो एआई पे तो सब आउटसोर्स तो नहीं कर सकते ना। तो हमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में हमें स्पेसिफिकली मालूम होना चाहिए कि हमारी टास्क क्या है, हमें कंसल्टेंसी किससे चाहिए, कौन से रोल हमें गाइड करे। तीसरी चीज, हमें किसके लिए गाइडेंस चाहिए। चौथी चीज क्या है, हमें फॉर्मेट क्या चाहिए। फॉर्मेट ये है कि आपको टेम्पलेट चाहिए, आपको टेबल चाहिए, आपको चार्ट चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको आपको क्या चाहिए। वो फॉर्मेटिंग भी हम डिफाइन करेंगे कि हमें जो हमारी मतलूबा मालूमात हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और आखिर में क्या है, हमारा हमारा टोन। देखें, अगर आप बाकायदा इसके रोज़ाना यूज़र हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो आपके करीब के लोग होते हैं, अगर कोई आपसे मंसूब करके कोई चीज़ पढ़ा, जैसे अल्लामा इकबाल की टोन सबको पता है कि ये अल्लामा इकबाल की टोन, और कोई फेसबुक, याहू, गूगल पर, व्हाट्सएप पर अल्लामा इकबाल का नाम नीचे लिखकर कुछ भेजे तो शेर देख के क्योंकि आपको अवेयरनेस है कि उनकी टोन और गालिब की टोन और फलाना की टोन, ये पता है उनकी टोन ऐसी है। तो ऐसे ही आपका आपकी जब आप गुफ्तगू करते हैं तो आपकी आपकी टोन, आप जब मुकालमा करते हैं आपकी टोन, जब आप राइटिंग करते हैं तो आपकी टोन एक खास अंदाज है। अबू लुबाबा शाह मंसूर साहब के लिखने का अंदाज एक खास तरीका है, और मौलाना अबू अल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह के लिखने का अंदाज एक खास अंदाज है। तो किताब से ही पता चल जाता है आपको कि वो उन तो ऐसे ही अगर आपने अपने चैट रोबो को ट्रेन कर दिया है अपनी टोन के बारे में, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कुछ भी चाहिए वो मुझे मेरी टोन में चाहिए। राइट। और अदरवाइज आप बता सकते हैं कि आपको किसकी टोन में चाहिए। इससे मुतालिक कोई सवाल है? ये क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो बहरहाल ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए, इसको बुनियाद बनाकर ही आ, हमने आगे के, अब मैंने हर फेज के टॉप इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो जो हमें हर फेज में चाहिए। तो अब यहाँ पर बात किसकी आएगी, अब बात आएगी कि आप लैपटॉप खोल लीजिए अपना, क्योंकि अब आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है और रिजल्ट जनरेट कराना है। हार्ड डिस्कस की बात है। ठीक है। तो स्टार्टअप प्लानिंग, व्हाट आर द स्टार्टअप एंड प्लानिंग के अंदर पहला प्रॉम्प्ट जिसकी हमें फौरी तौर पर जरूरत है, जो हमारे लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बनेगा, वो क्या है, व्हाट आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स नीशेस
in Pakistan in 2025 based on trends and local buying behavior. फ्री में सब कुछ नहीं मिलता। पेड वर्जन्स के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे ना, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड। ये है कि हमारे सामने ये आ गया कि रोड मैप तो यही है, जाना ऐसे है। आप उस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है। अब उसका रीजन देखें, रीजन ये है कि आंच हल्की है। ठीक है, तो हल्की आंच पे रोटी कच्ची होगी। आपको कच्ची रोटी से प्रॉब्लम है तो रोटी पकाइए, रोटी पकाने के लिए आंच तेज कीजिए। ठीक है, तो अब जो इशू है वो इशू किसी का भी नहीं है, वो इशू किसकी साइड साइड से है। आप उसको नहीं कहें कुछ भी, आप किसको कहें, अपनी आंच तेज करें। ठीक है, तो आप आंच जो बेसिक इसका बेसिक आंच है वो $22 की है। एक्चुअल व्हाट आई आई रिकमेंड के ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, लेकिन जब आप सीरियस हो ना कुछ करने के लिए, तो फिर आपको वो पैसे खर्च करने चाहिए। या फिर ये करें कि 2 लोग 3 लोग मिलकर वो पैसे खर्च कर लें। एक आदमी खर्च करें और सब मिलके उसको इस्तेमाल कर लें एक पर्पस के लिए। अगर आप ग्रुप बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या फैमिली के पास $21 भी नहीं है बिजनेस करने जा रहे हैं तो पर मंथ? और कुछ नहीं तो कम से कम 1 महीने की सब्सक्रिप्शन तो ले लें। तो 1 महीने की लेकर बाद में कैंसिल कर दीजिएगा। लेकिन जो तेज आंच वाली रोटी है वो बिल्कुल परफेक्ट पकती है। ठीक है, वो कच्ची रोटी नहीं है। ये बात सामने आ गई हमारे। ठीक है, रिजल्ट आया नहीं आया, हम अपने एक्सपेक्टेशन के करीब पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंच गए। अब वो जो चेंजिंग है, जो आपको लग रहा है कि अभी ये जो रिजल्ट आया है ये आपकी मालूमात या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, तो आप दोबारा ये देखें, क्राफ्ट पर जाएं। कहाँ जाएं? मजीद उसको क्राफ्टिंग करें उसकी, अपने प्रॉम्प्ट की क्या करें, मजीद क्राफ्टिंग करें। ठीक है, अगर वो आपको अबाया वाले ही रिजल्ट दे रहा है, अब उसकी मजीद क्राफ्टिंग करें, ये काम कर लें। राइट, तो वो फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे आप उसको क्राफ्टिंग करेंगे वो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। दूसरा प्रॉम्प्ट रिजल्ट आ गया। दूसरा प्रॉम्प्ट, जनरेट 10 यूनिक ब्रांड नेम आइडियाज विद अवेलेबल .com डोमेन्स। ठीक है, अच्छा यहां पे मैंने .com लिखा हुआ है। .com इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक डोमेन होते हैं जो कमर्शियल डोमेन्स हैं, जैसे .com डोमेन्स जो कहलाते हैं, इसको कॉम कहते ही कमर्शियल डोमेन्स को। राइट, एक डोमेन होते हैं जो कि नेटवर्क बिजनेस के लिए होते हैं, उसके लिए हम लेते हैं .net, जो कि नेटवर्क बिजनेस के लिए होते हैं। एक डोमेन्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन बेस के लिए होते हैं, उसके लिए हम लेते हैं .org। ठीक है, एक डोमेन होते हैं उसको हम कहते हैं NIC डोमेन। NIC डोमेन कौन सा होता है? NIC डोमेन्स होते हैं .com, .pk, .pk, .sa, .cn, .in, जो कि कंट्री को स्पेसिफाइड करते हैं कि ये बिजनेस कहाँ कहाँ से बेस करता है, ये कंट्री स्पेसिफिक बिजनेस है। तो जब आप .pk करते हैं तो ये सी जो ये NIC डोमेन्स कहलाते हैं। NIC डोमेन्स का मतलब ये है कि ये बिजनेस कहाँ से, .pk का मतलब ये है कि बिजनेस कहाँ का है। तो हमने बात चीज़ों को स्पेसिफाइड किया है किसके लिए, NIC डोमेन कर दिया उसको। NIC डोमेन कंपैरेटिवली कमर्शियल डोमेन से महंगा होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लंबा होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे .com को स्पेसिफाई किया है। आप क्राफ्टिंग कर लें, इसको चेंज कर लें अगर आपको इसमें आपको .com नहीं चाहिए तो क्या। और फॉर अ डिफाइन योर नीश ई कॉमर्स स्टोर, चूंकि पहले प्रॉम्प्ट से आपने नीश फाइनल करनी है, नीश आपको पहले प्रॉम्प्ट में फाइनल करनी है। दूसरे प्रॉम्प्ट में आपको, और ये इसीलिए मैंने इसका सीक्वेंस भी इसलिए रखा है ताकि आपके प्रॉम्प्ट में और आपके डॉक्यूमेंट में, प्लानिंग वाले डॉक्यूमेंट में कोई गलती ना हो। तो अब आपको नीश क्या डिफाइन करनी है, जो आपने फाइनल कर ली है आपने। ठीक है, तीसरा जो हमें कहना, सजेस्ट स्टेप बाय स्टेप लॉन्च चेकलिस्ट फॉर सेटिंग अप माय शॉपिफाई स्टोर फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, तो चेकलिस्ट आ जाएगी। उस चेकलिस्ट से फ़ायदा ये होगा कि हमें पता होगा कि कौन कौन सा काम हो गया, कौन कौन सा बाकी है। ठीक है, तो अब करना क्या है, करना ये है कि जो आपके पास रिजल्ट जनरेट हुआ है, आप गूगल के डॉक पे जाकर फाइल का नाम रखेंगे स्टार्ट एंड प्लानिंग, स्टार्टअप प्लानिंग, अलग फाइल बनेगी। और तीनों प्रॉम्प्ट का पहले प्रॉम्प्ट लिखेंगे ऊपर, यानी जब फाइल शुरू करेंगे, और उस प्रॉम्प्ट का जो जनरेटेड रिजल्ट है वो सारा कॉपी कर देंगे। फिर दूसरा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उसका जो जनरेटेड रिजल्ट है वो कॉपी कर देंगे। फिर तीसरा लिखेंगे और फिर जो रिजल्ट हुआ वो कॉपी करेंगे। फिर आप उस डॉक्यूमेंट को बैठकर, जो भी आपके साथ आपके बिजनेस में इंगेज हो रहा है, ज़ाहिर है कि आप लोगों से मशवरा करेंगे, अपने जिन जिन लोगों को आपको इंगेज करना है उनसे आप मशवरा करेंगे। और होना तो ये चाहिए कि हर मौके पर ही मशवरा करें, हर स्टेप पे मशवरा करें, क्योंकि हर चीज़, ये सारी लाइफ टाइम प्लानिंग है। ऐसा थोड़ी होगा कि यार, क्योंकि इसमें यू टर्न नहीं होता। ये वो चीज़ें जिसमें यू टर्न नहीं है, ये आपको समझना है। ना लोगों में यू टर्न है, ना नाम में यू टर्न है।
जो नाम रख लिया बिजनेस का एक दफ़ा, वो ऐसा थोड़ी होगा अगले महीने चेंज कर देंगे आप। वो ब्रांडिंग फिर कैसे होगी? ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट फेज है, इसके अंदर आप बहुत कंसल्टेंसी करेंगे और अपनी प्रॉम्प्ट को क्राफ्ट करें, दोबारा रीक्राफ्ट 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 रीक्राफ्ट, लेकिन एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचें। और फिर उसके बाद आप इस्तिखारा भी करें, दुआएं भी मांगें कि भाई आपने एक सही काम कर लिया। आगे चलें, आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब करने की चीज़ें करने से ही समझ में आएगा। आगे चलें, ठीक है। दूसरा फेज क्या है? दूसरा फेज हमारा कौन सा है? प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्सिंग का। पहले फेज मुकम्मल करने के बाद ही दूसरे फेज में आएंगे हम। दूसरे फेज में हम क्या करेंगे? दूसरे फेज में हम आएंगे और क्या करेंगे? पहला प्रॉम्प्ट लिखेंगे, लिस्ट द टॉप 20 हाई डिमांड वेयरेबल आइटम्स। अगर आपने क्या कर दिया है? नीच डिफाइन कर दिया, इन पाकिस्तान, विथ सर्च ट्रेंड्स एंड सोर्सिंग सजेशंस। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आप यहां पर डीप सर्च भी कर सकते हैं। डीप सर्च में जो रिजल्ट मिलेगा वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिलेगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिसर्च आपको मिलेगी, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अ, फिर भी पेड वर्जन आपको, अगर आप उसमें सर्च का बटन ऑप्शन ऑप्शन देंगे तो आपको अच्छे सोर्सिंग डिफाइन कर दें तो आपको अच्छी सोर्सिंग भी मिल जाएगी। दूसरा जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो हम लिखेंगे, हेल्प मी कंपेयर लोकल वर्सेस इंटरनेशनल सोर्सिंग ऑप्शंस फॉर माई। अब कैटेगरी या जिस नीश की कैटेगरी और उस कैटेगरी की जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपने फाइनल किया, उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए अगर आप, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, ये जो सिर्फ हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट से हमें एक रोड मैप मिलेगा। हमें फिजिकल वर्क, अपना जो लोकल रिसर्च है, जो हमें इन पर्सन जाके मार्केट मार्केट में करना है, वो हमें करना ही है। लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया मिल जाएगा। तो इंक्लूडिंग शिपिंग एंड कस्टम्स कॉस्ट, ठीक है। तो एक कंपैरिजन डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा, तो आपके जहन में होगा कि अच्छा, जब हम इस पे काम करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेट ये होना चाहिए। और इसकी क्राफ्टिंग कैसे करें? इसकी क्राफ्टिंग कर दें कि आपको जो ये शिपिंग एंड कस्टम कॉस्ट चाहिए, ये टेबल फॉर्मेट पे चाहिए, राइट, टेबल फॉर्मेट पे चाहिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव प्रॉम्प्ट है प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्सिंग के लिए, वो क्या है? जनरेट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन एंड एसईओ फॉर फैशन प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आप अपनी क्या डिफाइन करें? यहाँ आप अपनी नीश डिफाइन करेंगे, ठीक है, या कैटेगरी डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपने जितनी प्रोडक्ट्स फाइनल की हैं, इन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोडक्ट नेम डिफाइन करेंगे। 20 30 40 जितनी प्रोडक्ट्स आपने डिफाइन की है, अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स नेम डाल दें, कॉमा डाल डाल के, ठीक है। हर प्रोडक्ट का नाम और कॉमे के साथ आप उसका नाम रख दें, और फिर इसमें डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन, और उसके एसईओ टैग्स भी आपको मिल जाएंगे। एसईओ टैग्स के अंदर भी नंबर्स आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि आपको कितने नंबर्स चाहिए, ठीक है। हर प्रोडक्ट का आपको 50 टैग्स चाहिए, 40 टैक्स चाहिए, ये आप डिपेंड करता है कि आपको कितने टैक्स चाहिए। क्लियर? ये हमारा सेकंड फेज मुकम्मल हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे? गूगल डॉक में जाएंगे, दूसरी फाइल बनाएंगे, और इस फाइल का नाम क्या रखेंगे? प्रोडक्ट रिसर्च एंड सोर्सिंग। और ऐसे ही करेंगे कि पहले हम इसका प्रॉम्प्ट लिखेंगे, फिर जनरेटेड रिजल्ट लिखेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसे ही सेकंड और फिर थर्ड, ठीक है। और फिर वही जो हमने, देखिए, मोहम्मद साकिब साहब ने एक किताब दी थी, उसमें एक जुमला था, बहुत ही कमाल की चीज़ थी। वो था कि एक मुकम्मल आदमी है, एक अधूरा आदमी है, और एक कुछ भी नहीं है। तो जो पूरा आदमी है ना, पूरे आदमी की निशानी ये है कि उसकी ज़िंदगी, हालांकि वो खुद साहिबुर राय है, लेकिन वो साहिबुर राय के दरमियान में रहता है। उमूमी तौर पर जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, अगर आपने अपने करीबी लोगों में ग्रोथ माइंडसेट के लोगों के साथ ताल्लुक नहीं बनाया हुआ, आप आप चाहते हैं कि मैं एक्टिव या प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ रहूं, लेकिन आप खुद पैसिव माइंडसेट लोगों के साथ रहते हैं, तो ये कोई, मुझे मेरे ख्याल में मेरी राय है, मेरी आपके लिए गुजारिश है, आपकी खिदमत, कि आप इसके बारे में सोचें। आपके सराउंडिंग में 4 5 लोग कैसे होने चाहिए जिनसे आप मशवरा करने जा रहे हैं? वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होने चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट में आप मौलाना मंजूर नोमानी साहब की एक बात याद रखें कि उन्होंने एक जुमला दिया, वो ये दिया, ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर्ड। वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड का मतलब क्या होगा? वेल एजुकेटेड का मतलब ये है कि दीन का भी पता है, मसाइल भी मालूमात हैं, और मार्केट का भी पता है। ये हो गया वेल एजुकेशन। वेल अवेयरनेस का मतलब ये है एग्जीक्यूशन पता है। बाज लोगों को सिर्फ क्या मालूम है? सिर्फ नॉलेज है उनके पास,
एग्जीक्यूशन का कोई आइडिया नहीं है। जिन लोगों ने, ऐसे लोगों से मशवरा करना जिन्होंने खुद एग्जीक्यूट नहीं किया गया, वो आपको जामे मशवरा नहीं दे सकते। क्या आप ऐसे आदमी से ड्राइविंग में सलाह लें, मशवरा लें, जिसने कभी पहाड़ी रास्तों में गाड़ी ड्राइव ना की हो? ड्राइव तो कर रहा है वो, लेकिन उसकी ड्राइविंग का क्राइटेरिया किसी बस अर्बन एरियाज में, उसने किसी सहरा में ड्राइव नहीं की, उसने किसी पहाड़ी इलाके में ड्राइव नहीं की, ऑफ रोडिंग नहीं की उसने। मशवरा मुकम्मल है आपका? ये समझ में आ रहा है आपको? रीजनिंग है, रैशनल है इसके अंदर। तो हमें, जब हम वेल एजुकेटेड और वेल अवेयर की बात कर रहे हैं, तो वेल एजुकेटेड और वेल अवेयर लोगों से कंसल्टेंसी का मतलब ये है कि उन लोगों से हम मशवरा करेंगे जो एग्जीक्यूशन जानते हों, एग्जीक्यूशन की तकलीफ समझते हों, और उस तकलीफ पर को कैसे ओवरकम करना है उसको समझते हों, जो स्ट्रगल फेज से निकलकर एक सक्सेस स्टोरी बन चुके हों। ठीक है? ये हमारा कितने फेजेस हो गए? 2 फेजेस हो गए। तीसरा फेज कौन सा है हमारा? स्टोर सेटअप। पहला प्रॉम्प्ट हम क्या करेंगे? राइट ऑप्टिमाइज्ड होम पेज एंड प्रोडक्ट पेज कंटेंट फॉर अ कैटेगरी। क्योंकि अब हर कैटेगरी में 20-20 10-10 प्रोडक्ट्स होंगी, तो हमें हर कैटेगरी के लिए क्या चाहिए? प्रॉम्प्ट चाहिए। तो कैटेगरी स्टोर दैट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इंक्रीज कन्वर्जन्स। दूसरा प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे, क्रिएट अ प्रोडक्ट फोटोग्राफी गाइड फॉर बजट सेटअप। बजट सेटअप में मैंने दूसरे सेशन में बताया था कि आपको एक अपने मोबाइल का कैमरा चाहिए, बशर्ते ये कि वो कैमरा, आपका मोबाइल बहुत ही कोई ऑर्डिनरी सा ना हो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी ना हो, लेकिन एक अच्छा स्टैंडर्ड का मोबाइल है अगर आपका, तो उस मोबाइल की के एतबार से आपको एक बजट सेटअप चाहिए यूजिंग मोबाइल फोन एंड नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट हर जगह इस्तेमाल नहीं होती, स्पेशली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप क्या नेचुरल लाइट को बैलेंस करेंगे? तो 2-4 हज़ार रुपये खर्चा कर लें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। आप 2 लाइट्स ले लें, 3 लाइट्स ले लें, वो इतना तो कर ही लें। तीसरा हमें क्या करना है? सजेस्ट अ कलर स्कीम, लोगो स्टाइल एंड UI UX वायर फ्रेम फॉर अ मिनिमलिस्ट क्लोथिंग ई कॉमर्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जो आपकी नीश है, ठीक है, उसकी ई कॉमर्स स्टोर का। तो पहले से जो बने हुए ई कॉमर्स स्टोर्स हैं जिनका होम पेज इज योर फ्रंट एलिवेशन, राइट? ब्रांडिंग इज योर लोकेशन, होम पेज इज योर फ्रंट एलिवेशन, योर स्टोर्स फॉर फ्रंट एलिवेशन, ब्रांडिंग इज योर लोकेशन। तो बहुत ज़रूरी है हमारे होम पेज का डिज़ाइन ठीक होना। तो हम क्या करेंगे? इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और फिर क्या करेंगे? तीसरी फाइल बनाएंगे स्टोर सेटअप एंड ऑप्टिमाइजेशन की। इसी तरीके से इन तीनों प्रॉम्प्ट्स के जो जनरेटेड रिजल्ट्स हैं उनको हम एक जगह पर कंपाइल कर लेंगे एक डॉक्यूमेंट में। चौथा फेज कौन सा है हमारा? मार्केटिंग एंड ग्रोथ का। तो उसमें पहला प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे हम? जनरेट अ 30 डे, जो भी प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन जो सोशल प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, या अगर आप टिकटॉक पे अपनी प्रोडक्ट की वीडियो डाल रहे हैं, या आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं, बेहतर ये है कि सोशल प्लेटफॉर्म में सोशल अपनी जो करीब की ऑडियंस है उसको ग्रैब करने के लिए आप क्या करें? इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपनी फैमिली के वो लोग जो आपकी बात सुनते हैं और मानते हैं, अपने फ्रेंड्स में वो लोग जो आपकी बात सुनते हैं और मानते हैं, उनको जाकर आप बताएं कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, वो मैं करना चाह रहा हूँ। तो आप क्या करें? जब भी मैं कोई पोस्ट करूं और मैं कोई वीडियो डालूं, तो उसको लाइक भी करना है और उस पर कमेंट्स भी करना है। अच्छा, होगा क्या? होगा ये, एल्गोरिदम, अभी जो एल्गोरिदम एक्टिव नहीं होगा, सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है? आपके रिश्तेदार रहते हैं नाजमाबाद में, तो जब वहां पे उन्होंने क्या किया, क्लिक किया और कमेंट किया, तो वो उस सर्कल में उस वीडियो को फैलाएगा। ढूंढ ढूंढ के आप देखें कोरंगी में किधर और किधर और किधर, जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं ऐसे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी वीडियोस को जो फॉलोअर्स होते हैं वो कम देखते हैं, और जो नॉन फॉलोअर्स होते हैं वो ज़्यादा देखते हैं। तो वो जो नॉन फॉलोअर्स तक पहुंची है वीडियो, वो फॉलोअर्स की वजह से पहुंची। अब फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं? फॉलोअर कह रहे हैं यार माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है, ये फेसबुक को नहीं पता चल रहा। ये जो आप अलग से कह रहे हैं ना माशाल्लाह, ये नहीं पता चल रहा, उसको आपको बताना पड़ेगा कमेंट्स में लिखकर माशाल्लाह। तो अब पता चलेगा कि भाई इस पे जितनी इंगेजमेंट होगी आपके आपकी पोस्ट पर, उतना एल्गोरिदम उसका एक्टिव होगा। ठीक है? ये एक सिंपल साइंस है। तो बाद लोगों से, आप ये जो लोग कह रहे होते हैं ना, कितना अजीब सा लग रहा होता है, बेचारे मांग रहे हैं आपसे लाइक मुझे तो वीडियो में बोलते हुए शर्म आती है ये सब, कि यार किसको बोलेगा आदमी, बस देखना देखो, नहीं देखना नहीं देखो। किसी वीडियो में मैंने आज तक नहीं बोला कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, किसी को नहीं, वो आज तक मैंने नहीं बोला। दूसरी बात यह कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा चैनल
जो यूट्यूब का चैनल है वो 2019 में ही मोनेटाइज्ड हो गया था। ठीक है। मेरे फेसबुक के सारे पेजेस मोनेटाइज, हर हर पेज मेरा मोनेटाइज्ड है। मोनेटाइज करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उनके टारगेट्स होते हैं, तब कहीं जाके आपका पेज मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन मैंने किसी भी वीडियो में आज तक कोई ऐड नहीं लगाया इसमें। मुझे अभी तक जो शर सदर है, आगे का नहीं पता मुझे, अभी तक जो शर सदर है वो ये है कि मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये इसमें समझ में आता है कि वजह ये है कि उनसे ज़्यादा मीडिया को कोई नहीं जानता। ये जो आजकल के हैं ना, हमारे जो लोग हैं, वो मीडिया को उनसे ज़्यादा नहीं समझ सकते। उनके बकौल आप कुछ भी कर लें, यूट्यूब की कमाई हलाल नहीं है उनके बकौल। ठीक है, आप कुछ भी कर लें, और वो, आपको पता है कि उनका जो जहन है, उनका जो स्टाइल है वो किस किस्म का है। तो बहरहाल वो चूंकि इसलिए मैं नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा रिसर्च मीडिया के बारे में किसी की नहीं है। जितना एल्गोरिदम को वो समझते हैं, वो कोई नहीं समझता। क्रिएट 10 फेसबुक एंड एड कॉपी आइडियाज फॉर 3 पीस लॉन्च सूट एंड टारगेट। यहाँ पर आप प्रोडक्ट वाइज एड कॉपी बना सकते हैं। एड कॉपी का मतलब क्या होता है? एड कॉपी का मतलब ये होता है कि आप एडवर्टाइज के लिए कंटेंट ले रहे हैं, तो ये एड कॉपी कहलाती है। ठीक है। तो जब आप एडवर्टाइज के लिए कॉपी लिख रहे हैं तो आप यहाँ फेसबुक की जगह व्हाट्सएप भी लिख सकते हैं, इंस्टा भी लिख सकते हैं। जिस मीडियम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मीडियम का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। और अपने ये सारी चीजें रिक्राफ्टिंग है आपके प्रॉम्प्ट की। तो जहां पे जो लिखा हुआ है उसकी रिक्राफ्टिंग कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायर्ड, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम इसको रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है? ये डेमोग्राफी है। तीसरी चीज़ जो है वो हमें क्या करनी है, लिस्ट द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर, किस कैटेगरी के लिए आप काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान। ये आपने यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज आपको मिल जाएगी कि वो कौन कौन सी हिकमत अमली है जिसके ज़रिए से आपकी प्रोडक्ट लोगों पर, लोगों के लिए, लोग उस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उनके अंदर उभार पैदा कर सकती है कि वो आपकी की प्रोडक्ट की तरफ आए। स्ट्रैटेजी वो क्या होंगी, वो तो जो जनरेट होगा तो पता चलेगा कि वो क्या होंगी। और जब रिजल्ट जनरेट हो तो उस रिजल्ट के मुताबिक भी इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि ठीक है, अगर ये रिजल्ट आया है तो मैं अब इसको रिक्राफ्ट करता हूँ ताकि मुझे कुछ और आइडिया भी मिल जाए। हम सेल्स एंड कन्वर्जन का, और सेल्स एंड कन्वर्जन में हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा क्रिएट अ सेल्स फनल ऑफ फॉर कन्वर्टिंग कोल्ड ट्रैफिक इनटू पेइंग कस्टमर्स फॉर अ फैशन ई कॉमर्स स्टोर। कोल्ड ट्रैफिक का मतलब ये होता है, ऑफलाइन बिजनेस में इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग में आप क्या करते हैं, लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ विंडो शॉपिंग है। तो कोल्ड ट्रैफिक क्या है? हमें कुछ नहीं खरीदना। तो कोल्ड, लेकिन मैं जाता ज़रूर हूँ। मैं दराज पे जाता ज़रूर हूँ, अली बाबा पे जाता, टीमों पे जाता ज़रूर हूँ। राइट। तो जब आप अपने स्टोर को में ट्रैफिकिंग की एनालिटिक्स देखते हैं, उन एनालिटिक्स से आपको पता चलेगा कि आपके पास कहाँ कहाँ से लोग आपके स्टोर पे आ रहे हैं, लेकिन सेल्स नहीं आ रही। लोग आ रहे हैं, सेल्स नहीं आ रही। तो जब लोग आ रहे हैं और सेल्स नहीं आ रही तो वो ट्रैफिक भी आपको बताएगा सेल्स कन्वर्जन के अंदर। जब आप मार्केटिंग करेंगे और मार्केटिंग के जरिए से जो आपके पास डाटा आएगा, तो उससे आपको पता चलेगा आपके पास ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है। ठीक है, उस डाटा की बुनियाद पर आप यहाँ पर उस डाटा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेल्स फनल के लिए। ठीक है। लेकिन बहरहाल अभी आप इस प्रॉम्प्ट के जरिए से रिजल्ट जन, दूसरा प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे क्रिएट अ कंपेलिंग abundant कार्ट ईमेल सीक्वेंस विद 3 फॉलो अप मैसेजेस। होता क्या है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम स्टोर पे जाते हैं और स्टोर पे कोई चीज़ हमें पसंद आती है, हम उसको ऐड टू कार्ट कर देते हैं, लेकिन चेकआउट नहीं करते। तो ट्रॉली में डाल के घूम रहे हैं। ठीक है, अब वो मेरे पास तो पता चल रहा है कि मेरे 50 आइटम है जो लोगों की ट्रॉली में पड़े हुए हैं, लेकिन वो, उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए, खरीदा भी नहीं, ऑर्डर नहीं आया मेरे पास, लेकिन उनकी विश लिस्ट में पड़ा हुआ है। या विश लिस्ट में होगा या वो कार्ट पे पड़ा होगा, या आपके पास डाटा आ रहा होगा, आता है स्टोर पे। तो अब वो मेरे सामने आ रहा है कि यार अगर यही इस क्वार्टर में मैंने उसी को अगर कन्वर्ट कर दिया, जो कार्ट में पड़ा हुआ है वो चेकआउट करा दिया, तो क्या होगा, काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, मेरे टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। तो हमें इस तरह के प्रॉम्प्ट्स की जरूरत है। तीसरा प्रॉम्प्ट हम क्या लिखेंगे, व्हाट अन अपसेलिंग एंड बंडलिंग टेक्निक शुड आई इंप्लीमेंट फॉर 3 पीस सूट इन माई स्टोर, और यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आ सकती है। अब सेलिंग का मतलब क्या है, ऑफलाइन में आप क्या होता है कि जब आप काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर के पास सेल, माचिस, फलाना, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं। आपने वहां से कहीं नहीं ली, आप आ गए यहाँ पर, आपने कहा यार चलो ये माचिस का डब्बा डाल, ये अप सेलिंग हो रही है। गाय लेने गए ईद उल अजहा के अंदर, और गाय के साथ उसने क्या किया, ये हार भी ले लें 500 रुपए। ठीक है, लेने नहीं गए थे, लेने क्या गए थे आप, गाय। गाय वाला अगर हार भी बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो अप सेलिंग कर रहा है।
तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जहां पर आप अपसेलिंग देख रहे होते हैं। और ये हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा? डॉक्यूमेंट नंबर 5, स्केलिंग आइडियाज। तो स्केलिंग एंड ऑपरेशन के अंदर हम क्या करेंगे? हम करेंगे सजेस्ट केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड फॉर ट्रैकिंग सेल्स, ट्रैफिक एंड कन्वर्जन इन एन ई कॉमर्स। पर आपकी नीश आ जाएगी। डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू एक्सपेंड माई ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम लोकल पाकिस्तानी मार्केट टू जीसीसी कंट्रीज स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है जीसीसी कंट्रीज ने वीज़ा भी कंबाइन कर दिया है और वो बहुत काम कर रहे हैं अपने बिजनेस ग्रोथ में। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एतबार से जो मार्केट वो बना रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, वो इतनी आसान है कि आपके पड़ोसी मुल्क से बहुत सारे लोग वहां पे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्केलिंग के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वो जीसीसी कंट्रीज। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग वहां पर होंगे आपके रिश्तेदार में और आपके जानने वालों में, उनको आप ऑन बोर्ड कर सकते हैं। ये एक आज की क्लास का जो एजेंडा है वो हमारा मुकम्मल हो गया।